तो आइए आज जो है हम रस का अध्ययन करते हैं। तो रस का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रश्न उठता है हमारे मन में कि रस क्या है। यानी रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी काव्य को पढ़ने, काव्य मतलब कविता, जैसे आपको कविता को पढ़ते समय या सुनते समय आपको आनंद आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, तो वो आनंद की अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आपने देखा होगा कभी जो व्यास होते हैं वो बड़े सुंदर श्लोक कहते हैं और लगता है कि हाँ इसमें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। ये कवि होता है वो बड़े सुंदर ढंग से कविता गाता है, उसमें से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, या कभी पढ़ते हुए, स्वयं पढ़ते हुए हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, तो उसके पढ़ने या सुनने या जो है हमें जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस जो है उसको हम काव्य की आत्मा, रस को जो है हम काव्य की आत्मा या प्राण तत्व मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो है रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा माना है। सबसे पहले ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि काव्य की आत्मा जो है किसने रस को माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। नाटक में भरत मुनि ने रसों की जो संख्या है वो 8 ही मानी है। वैसे रसों की जो मूल रूप से संख्या होती है 9 होती है और 2 उसमें और जोड़ दिए जाते हैं तो 11 होती है। आप देखें रस के जो 4 अंग हैं, रस के 4 अंग जो हैं वो पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। तो ये आप इस प्रकार से तालिका के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें तो ये जो है आपने रस के 4 अंग देखें, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थायी भाव किससे कहते हैं। यानी स्थायी भाव का तात्पर्य प्रधान भाव से है और स्थायी भाव की जो संख्या है वो 9 मानी जाती है। इसमें हम देखेंगे जो प्रधान भाव होता है, जो मुख्य भाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। जो प्रारंभ से और लास्ट तक कविता को पढ़ते समय जो भाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। तो इसमें देखेंगे इनकी जो संख्या, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। रसों की संख्या भी 9 है जिन्हें नवरस कहा जाता है। तो कुछ विशेषज्ञों ने स्थायी भावों की संख्या 11 मानी है, क्योंकि उसमें 2 रस जो है बाद में जुड़ गए थे, इसलिए उन्होंने 11 मानी है। स्थायी भाव आप देखेंगे, स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव से, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है और स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। एक रस में मूल में स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं, जो मूल रस है वो 9 रस है, इन्हें नवरस भी कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे बाद के आचार्यों में 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषय जो रति है, तो उन्होंने 2 जो भाव हैं और दे दिए हैं। तो स्थायी भावों की मान्यता दी है, जिन्हें भी स्थायी भावों की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जो स्थायी भाव हैं मूल तो 9 है, परंतु 2 और जोड़ दिए जाने के कारण, जिसमें वात्सल्य रस और भगवत विषयक प्रेम जो होता है, भगवान के विषय में जो प्रेम होता है, तो ये जो है वो 11 हो जाता है 2 और जोड़ने पर। तो आज जो है आपने स्थायी भाव देखा है कि जो स्थायी भाव है वो 9 होते हैं। उनको आपको आगे बता दिया जाएगा कि स्थायी भाव जो 9 हैं वो कौन कौन से हैं और जो रस हैं 9 वो कौन कौन से हैं। हमने आज इतना पढ़ा है
कि रस क्या है, तो काव्य को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। रस के जो है जो 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज हमने इतना देखा। और जो स्थायी भाव है उनकी जो संख्या है वो मूल रूप से तो 9 माने जाते, मुख्य तो 9 है, परंतु जिन्हें बाद में 2 और भाव स्थायी भाव उसमें जोड़ दिए गए, तो इस प्रकार से कुल मिला के 11 होती है। तो इस प्रकार से जो आपने देखा है, तो ये स्थायी भाव के बारे में देखा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद हम बाद में अध्ययन करेंगे।